1 फरवरी यानी बजट का दिन ये काफ़ी स्पेशल दिन होता है और इस दिन संडे भी है, लेकिन बाजार ओपन रहेगा और काफ़ी उतार-चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा। अब इस उतार-चढ़ाव में ट्रेडर्स कैसे अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, आज इस वीडियो पे हम जानेंगे, क्योंकि देखो इसमें कोई भी प्राइस एक्शन, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी वर्क नहीं करता, क्योंकि ये जो दिन है ये एक न्यूज़ बेस्ड दिन होता है। यानी कि ये न्यूज़ के हिसाब से ही जो बाजार है वो अपना उतार-चढ़ाव बनाता है। कभी आपको बाजार में हायर लेवल देखने को मिलेगा, तो कभी आपको लोअर लेवल देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी प्राइस एक्शन यहाँ पे वर्क नहीं करता। काफ़ी कुछ मैनिपुलेशन यहाँ पर होते रहता है और वोलेटिलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा हायर रहती है। अब ऐसे दिन पे हमें क्या कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेकर के चलनी चाहिए और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन हमें बाजार से होना चाहिए। चलिए आइए इस वीडियो पे हम इन सारी चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले अगर हम मार्केट के कुछ एक्सपेक्टेशंस को देखें कि बजट से मार्केट को क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है 2026 के बजट से, तो देखो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, उनके लिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो अगर एक सेक्टर स्पेसिफिक पे जाते हैं तो उनको काफी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है डिफेंस सेक्टर को लेकर के। क्योंकि देखो ऐसे भी पूरे वर्ल्ड में अभी वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, तो ऐसे में अगर वो डिफेंस सेक्टर पे थोड़ा सा फोकस करके चलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है बजट यहाँ पर से बढ़ जाए, ठीक है, इनका जो डिफेंस का जो बजट है वो बढ़ जाए। इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड भारत डायनेमिक्स हो गया, ऐसे जो स्टॉक्स हैं इनको काफी अच्छा फायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो मेक इन इंडिया की ओर रुख कर रही है। तो यहाँ पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपका डिफेंस सेक्टर में भी हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से बढ़ रहा है। पावर सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये काफी अच्छे तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आप जो बड़ी कंपनियां हैं, एनएमडीसी, वेदांता, लार्सन एंड ट्यूबो, इन कंपनीज पे जो है अपना फोकस बना करके चल सकते हो। इसके बाद हमने देखा कि फाइनेंशियल सेक्टर पे काफी गवर्नमेंट का यहाँ पे जो है बढ़ चढ़ कर सामने आ रही है। जो क्रेडिट जो है वो भी काफी अच्छा काम कर रहा है, तो बैंक, एनबीएफसी में आपका जो है फोकस बना रहना चाहिए। ठीक है, चोला फाइनेंस हो गया, ग्रो हो गया, एसबीआई हो गया, इन सब पे जो है आप अपना फोकस बना करके चल सकते हैं। इसके बाद जो डिजिटल सर्विसेज जो स्टॉक्स हैं, ये भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि देखो अभी डिजिटल जो सर्विसेज हैं वो एकदम से बूम कर रहे हैं, काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। नए नए आईपीओ आते देखने को मिल रहे हैं इन सेक्टर से। तो डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज की जितने भी स्टॉक्स हैं, जो सेक्टर है, सोशल सेक्टर्स हैं, इनको आप जो है वो मेन पिलर मान करके चल सकते हो न्यू इकोनॉमी का। और इस पे जो है वो बजट 2026 में जरूर यहाँ पे जो है वो फोकस रहेगा इन सेक्टर पे। और इसके बाद जो है हमारा कंजप्शन स्टॉक्स हो गया। कंजप्शन स्टॉक्स में भी जो सबसे पहली बात अगर हम करें तो ये काफी इनका जो कैपेक्स है इसमें हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, एमएनएम हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, ठीक है, ये जो सारे जो ईवी जो प्लेयर्स हैं ये काफी अच्छा आगे कर सकते हैं। और इनके लिए जो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो पीएलआई स्कीम भी यहाँ पर से दे रही है। और साथ ही साथ जो अगर हम बात करें इसमें कि जो इटरनल लाइक जोमेटो, जो डिलीवरी हो गया, इन सारे जो कंपनीज को जो है काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है बजट से। तो इन कंपनीज पर आपका फोकस जरूर से होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लें कि बजट 2026 में हम गोल्ड, सिल्वर, जो प्रीशियस जो मेटल्स हैं उनको किस लेवल पे हम देख सकते हैं। तो देखो मैं एक चीज बता दूं, अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, और अगर स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो फिर गोल्ड का प्राइस जो है वो गिरता है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसको कैसे ट्रेड करते हैं, लाइक जो स्टॉक मार्केट है वो एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड की अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो। जो गोल्ड होता है वो थोड़ा सा मतलब इसमें रिस्क कम होता है, इसको एक सेफ एसेट मान करके चलते हैं। तो अगर जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है तो एक अच्छा और स्टेबल रिटर्न लेने के लिए लोग जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर गोल्ड का प्राइस अगर गिर रहा है तो फिर वो थोड़ा सा रिस्क लेकर के, जब अगर स्टॉक मार्केट बढ़ रहा होता है तो गोल्ड से अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट की ओर रुख कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है बैलेंस बना रहता है। ठीक है, और मोस्ट केसेस में जो है जब भी गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट गिरता है, और अगर स्टॉक मार्केट अगर बढ़ रहा है तो फिर गोल्ड का प्राइस गिरेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। कभी कभी ये भी आपको देखने को मिल जाएगा कि स्टॉक मार्केट एंड गोल्ड जो है वो दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों के दोनों गिर रहे हैं। तो ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई खास यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मेन हम यहाँ पर आ जाते हैं कि स्टॉक मार्केट का ट्रेंड अगर हम देखें कि बजट डे में, लास्ट 15 ईयर्स की बजट डे में जो स्टॉक मार्केट है वो कैसा परफॉर्म किया है जिस दिन बजट आने वाला था। ठीक है, तो जैसा कि 2025 में आप देखोगे तो यहाँ पर करेक्शन था, 24 में भी करेक्शन था, 23 में भी करेक्शन था, यहाँ पर 22 और 21 में हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला था, कोई क्योंकि कोविड के बाद इकोनॉमी थोड़ा सा ग्रो कर रही थी। इसके बाद 2020 में भी, 19 में भी, 18 में भी काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला था। फिर 2017 में थोड़ा सा मोमेंटम बना था, और उसके बाद 2016 से लेकर के 2012 तक के जब भी यहाँ पर जब बजट वाले दिन, ठीक है,
जिस दिन बजट आया है उस दिन हमें करेक्शन देखने को मिला है। और इसके बाद 2011 में देखोगे तो यहाँ पर जो है मार्केट जो है वो बूस्ट करी थी। तो मोस्टली आपने देखा कि जब भी बजट का दिन जो रहता है, ठीक है, अगर मार्केट उस दिन ओपन रहता है तो यहाँ पर मार्केट में करेक्शन आता है और उसके मतलब बहुत ही कम ऐसे दिन आपको देखने को मिलेंगे बजट वाले दिन जिसमें मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मुश्किल से अगर आप 15 सालों की बात करें तो 1 2 3 और ये 4 बारी ऐसा हुआ है, बाकी पूरा का पूरा यहाँ पर से मार्केट उस दिन करेक्शन में था, यानी कि यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ज्यादा चांसेस हैं कि बजट वाले दिन मार्केट में करेक्शन आएगा। इसके बाद अगर हम जनवरी और फरवरी का ही अगर हम देखें, इस 2 मंथ को अगर हम देखें थोड़ा सा, यानी कि बजट आने के पहले और बजट आने के बाद, ठीक है, जनवरी से मार्च तक में, तो 2025 में जनवरी में करेक्शन था, फेब में करेक्शन था, मार्च में काफी अच्छा बूस्ट किया था। और 24 में भी जनवरी फेब में करेक्शन था लेकिन मार्च में काफी अच्छा बूस्ट किया था। 23 में भी आप देख सकते हो इसमें करेक्शन बना था जन फेब में, लेकिन मार्च में काफी अच्छा बूस्ट था। और सेम चीजें आपको जो है वो 2025 से लेकर के आप देखोगे तो 2021 तक के डाटा में आपको एग्जैक्ट चीजें देखने को मिलेंगी। 2021 में जनवरी में करेक्शन था, फरवरी में यहाँ पर काफी अच्छा बूस्ट किया था और मार्च में भी यहाँ पर काफी अच्छा बूस्ट था। इसके बाद 2020 में तो पूरा ही करेक्शन में था क्योंकि कोविड वाला था, तो इसको हटा देते हैं। इसके बाद 2019 में भी आएंगे तो भी आपको सेम चीजें देखने को मिलेगी। जनवरी फरवरी में करेक्शन था लेकिन मार्च में काफी अच्छा तेजी देखने को मिल रहा था। तो इससे ये चीज तो क्लियर हो जाता है कि बजट आने के पहले यानी कि जनवरी का मंथ हमें करेक्शन में देखने को मिलता है, फेब में भी हमें करेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन जो मार्च का जो महीना रहता है इसमें स्टॉक मार्केट काफी अच्छे से ग्रो करती है, यानी कि बूस्ट करती है। अब आ जाते हैं अपने मेन स्ट्रेटेजी की ओर कि जिस दिन बजट आ रहा है, ठीक है, उस दिन हमें कैसे ट्रेड लेना है, कौन सी स्ट्रेटेजी यहाँ पर से इम्प्लीमेंट कराना है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक इंट्राडे लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी होता है और ये स्ट्रेटेजी बना ही इसीलिए है कि अगर कोई हाई वोलेटिलिटी डे है, ठीक है, तो आप इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट लें। ये स्ट्रेटेजी बेसिकली जब भी कोई बहुत बड़ी न्यूज आने वाली होती है, कोई पॉलिटिकल इवेंट होने वाली होती है, लाइक बजट डे हो गया और कोई पॉलिटिकल इवेंट हो गया, इलेक्शन के रिजल्ट हो गए, तो ऐसे में यानी कि जब भी न्यूज बेस्ड कोई ट्रेडिंग हमें करना रहता है तब जाकर के हम इस लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी को हम अपनाते हैं। और ये बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या होता है कि मार्केट में आपको एक, अगर आपने ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन अगर ट्रेडर हैं तो यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है सेम प्राइस पे, और आपको सेम स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय करना है, ठीक है। सेम स्ट्राइक प्राइस पे आपको ये दोनों को ही बाय करना है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। इसके बाद, ठीक है, और सेम अंडरलाइन एसेट पे आपको बाय करना है और सेम एक्सपायरेशन डेट पे आपको बाय करना है, यानी कि जो एक्सपायरी की जो डेट है वो भी यहाँ पर से चेंज नहीं होनी चाहिए, जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए, और जो अंडरलाइन एसेट है वो तो बिल्कुल भाई चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपको कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन यहाँ पर से बाय करके चलना है। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजी है वो वर्क कैसे करती है। अब समझो कि एक स्टॉक जो है करंटली जो है वो ट्रेड हो रहा है 7500 का, और एक ट्रेडर जो है उसने एक बाय कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन जिसका स्ट्राइक प्राइस है 7500 दोनों का ईच, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रीमियम है 375 के प्रीमियम पर इसने बाय का भी और पुट का भी, तो 375 के प्रीमियम पे इसने कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों लिया, जिसका कॉस्ट हमें पड़ा 7,750 रुपीज, यानी कि 750 रुपए कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। इसके बाद अगर प्राइस जो है, अगर स्टॉक का प्राइस 9,000 चला गया, जो कि करंटली 7,500 था, जो कि मूव हो गया 9,000 का, अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट कैसे होगा? तो देखो, स्टॉक का प्राइस था 7,500 जिसको उसने सेल किया 9,000 में, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो प्रॉफिट आपका कितने का है, 1500 का, और यहाँ पर हमारा प्रीमियम कितना लगा था, तो 750 का, एक तो कॉल साइड का और एक तो पुट साइड का। अब अगर हम 1500 में अगर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये 750 रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। और सेम चीज, अगर ये 7,500 रुपए का स्टॉक अगर 6,000 का चला जाता है, ठीक है, अगर स्टॉक जो है वो 6,000 पे आ गया, तो यहाँ पर आप समझो कि हमने तो बाय कॉल ऑप्शन भी लिया है और पुट ऑप्शन भी लिया है। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस 6,000 पर आएगा तो हमारा 1500 के लेवल पे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पुट ऑप्शन भी बाय कर रखा है। और सेम चीज, जो हमारा प्रीमियम कितने का बन रहा था, तो ये 750 का बन रहा था। अब अगर हम 1500 में 750 का प्रीमियम भी माइनस कर दें इस प्रॉफिट में से, तो भी हमारा 750 का प्रॉफिट यहाँ पर से हमारा निकल के आ रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसे काम करती है, क्योंकि हमने कॉल ऑप्शन भी बाय किया, कॉल ऑप्शन भी लिया है
है और पुट ऑप्शन भी लिया है, और जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 750 का प्रीमियम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ये 9,000 के बजाय अगर ये 10,000 12,000 जितना भी आगे चला जाए तो हमें कॉल ऑप्शन पे काफी अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन पुट ऑप्शन पे और जो हमने प्रीमियम यहाँ पर से पे किया है वो सिर्फ और सिर्फ 750 का लॉस होगा। और सेम चीज यहाँ पर पुट ऑप्शन पे भी होगा, बस 750 का लॉस होगा, और स्टॉक का प्राइस जितना नीचे जाएगा उतना हमें पुट ऑप्शन पे प्रॉफिट होगा। तो होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।